जब तक राहुल गांधी जी कांग्रेस में है तब तक किसी माई का लाल या किसी का बाप नरेंद्र मोदी को अपने गद्दी से नहीं हटा सकता। राहुल गांधी जी को पप्पू कहना गलत है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने, उनके परिवार ने इस देश के लिए बड़े बड़े काम किए, जैसे यहाँ घुसपैठ कराई, पत्थरबाजी कराई। इन पापियों के अगर वहाँ पग पड़ गए तो वो हमारा मंदिर है वो अपवित्र हो जाएगा, इसलिए इनको निमंत्रण नहीं दिया गया। कांग्रेस भी जब सत्ता में थी तो जातीय जनगणना नहीं करना चाहती थी, आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो जातीय जनगणना चाहती है। इनके सबसे मजबूत सीट कौन थी? राजस्थान थी, वो भी चली गई। उसके बाद छत्तीसगढ़ थी, वो भी चली गई। कहाँ एक टाइम पे 400 सीट आती थी, कहाँ 3 सीट पे आती। तो भैया हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ने वाला ईवीएम हैक नहीं करवा पा रहा, एक अनपढ़ हैक करवा ले रहा, तो भैया राहुल गांधी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। सियाचिन, पीओके, बांग्लादेश किसने दिया? इंदिरा, नेहरू, ये सब इन्हीं की तो खुराक है। तो आपको पाकिस्तान से दिक्कत नहीं? अरे अपने देखो, पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती, कोई उंगली छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई बेटा लायक होता है, कोई नालायक होता है, लेकिन है तो हमारा ही खून, है तो हमारी औलाद, कन्वर्ट तो हमसे ही हुए ना। बेमिसाल आप मानते हैं? देखिए, मैं बोलता हूँ कि मोदी जी ने जो काम किए हैं पिछले 9-10 सालों में, मोदी जी ने जो काम 9-10 सालों में किए हैं, वो अभी तक किसी भी सरकार में ये काम हुआ नहीं है। वो काम अभी तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ। लास्ट टाइम इस तरह की ग्रोथ जो है वो वाजपेयी सरकार में आई थी। लेट्स बी वेरी मच स्पेसिफिक। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि मोदी जी ने केवल ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर पे काम किया गया, हर एक सेक्टर पे काम किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर हो गया, रेलवेज़ आपके हो गए, रोडवेज़ आपके हो गए, हर एक सेक्टर में काम हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे आईटी पे जितना काम हुआ है वो आज तक कभी भी नहीं हुआ है। विपक्ष कह रही है कि सारी सरकारी जो चीज़ें थी, प्रॉपर्टीज़ थी, उसको प्राइवेट कर रहे हैं। मैम देखिए, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। एक होता है कि स्टेक ले लेना, एक होता है कि बेच लेना। प्राइवेटाइजेशन नहीं है ये, इसमें कुछ स्टेक दिया गया कि ये कारोबार आप संभालेंगे और उसमें से जो रेवेन्यू आएगी वो सरकार का हिस्सा है। ये काम किया गया। अब जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं है वो लोग कुछ भी बोलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि देखिए, सिंपल सी बात यह है कि जिन लोगों को मोदी जी पसंद नहीं है या फिर उनके काम पसंद नहीं है, वो किसी भी एक चीज़ को भले वो समझ में आए या ना आए उसकी वो अवहेलना करेंगे ही करेंगे। एक शब्द है मोडानी, इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, ये सब बेतुकी सी बातें हैं, ठीक है। मोदानी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। देखिए, अदानी, अंबानी, ये लोग वो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं और लीडर्स हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर अपना नाम कमाए हैं। अगर आप में इतना दम है, आप करके दिखा दो। मोदी के साथ अडानी का नाम क्यों जुड़ रहा है? देखिए, मोदी जी के साथ अदानी का नाम जुड़ना और अंबानी जी का नाम जुड़ना, ये केवल एक सियासती और एक सोच है ये कि किसी भी तरीके से मोदी जी को एक टारगेट करना है, चाहे अदानी हो चाहे अंबानी जी। ये जो लोग टारगेट करते हैं मोदानी के नाम से या फिर जो भी नाम देते हैं, क्या वो लोग जाकिर नाइक को टारगेट करते हैं? नहीं करते, जो कि खुलेआम इस्लाम का और टेररिज्म का प्रचार करते हैं। मैम, क्या ये लोग उन सिख टेररिस्ट का मतलब सपोर्ट करती है कांग्रेस? मैम, ऑफ कोर्स करते हैं। जाकिर नाइक जब इंडिया में आया था तो उसका अभिवादन किसने किया था? कांग्रेस का ही नेता था। दिल्ली में आपका लाल किले के सामने आज से 12 साल पहले इनका उस हिसाब से तो आसाराम बापू के साथ ही मोदी जी की पिक्चर्स हैं, जिसके बारे में शुरुआत में नहीं मालूम है, उसके बारे में हम कैसे किसी को टेररिस्ट साबित कर सकते हैं? आसाराम बापू ने ऐसा काम किया, लेकिन जिस समय मालूम नहीं था लोगों को कि आसाराम बापू ऐसा काम कर सकता है, उसी आसाराम बापू के साथ मोदी जी भी थे। आसाराम बापू ने कोई भी काम खुलेआम नहीं किया। अगर खुलेआम करते तो हम लोग उनको टारगेट करते। आप इतनी रिस्पेक्ट से क्यों बोल रहे हैं? फंड नहीं दिया आसाराम बापू ने, कांग्रेस को फंड नहीं दे रहा था, इसलिए जो टारगेट करके उसको बंद कर दिया। आसाराम बापू से फंड मांगने पे उसको फंड जबरदस्ती उसको फंड दो। आसाराम बापू को आप गलत नहीं मान? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं मांगते। उससे फंड मांगा गया कांग्रेस ने। आसाराम बापू क्रिमिनल है। देखो, सुनो मेरी बात। He was a criminal। आप क्या कहेंगे? मैं इनको नहीं पता, कोई बात नहीं। इनका अच्छा, लेकिन ये भी चीज़ हमको देखनी चाहिए कि फंड दे वो दूध का धुला हो गया। जिन लोगों ने खुलेआम जो लोग को बात करें ना, अडानी के लिए बात करें ना, अडानी कांग्रेस को फंड देता है, अडानी फंड नहीं देता, इसलिए मोदी करे जा रहा। कल हाफिज सईद कल मारा गया पाकिस्तान में। ये पक्की खबर है, ठीक है। पहली बात ये मैम कि यही हाफिज सईद था
जिनके चर्चा और जिनके सपोर्ट ना हमारे यहाँ के कुछ चुनिंदा लोग करते थे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, वो ओसामा बिन लादेन को टेररिस्ट नहीं मानते, वो हाफिज़ सईद को टेररिस्ट नहीं मानते, वो जाकिर नाइक को टेररिस्ट नहीं मानते। अब आप इन लोगों से पूछ लिए, तो जब आप इनका नाम लेंगे ना तो ये लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन जब आप आशाराम बापू या ऐसे जो दूसरे जो क्रिमिनल्स हैं, जब इनका एक दो का नाम जब आएगा ना तो ये लोग सीना चौड़ा करके बोलते हैं। कारण ये कि इनको केवल इनको एक फ्रेम चाहिए, दैट्स इट। आपने कहा कि मुडानी एक ऐसा है विपक्ष का किया कराया है, लेकिन राहुल गांधी को पप्पू मानते हैं आप? मैम देखिए, वो पप्पू थे, पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे। कारण इसके पीछे, इसमें बहुत बड़ा कारण है। देखिए, पप्पू कोई गाली नहीं है, एक ये टर्मिनोलॉजी है जिसे कुछ नहीं पता, जो बिल्कुल दिमाग से लाचार है। पढ़े लिखे हैं मैम, एक पढ़ा लिखा होना, एक समझदार होना, दोनों में फ़र्क है। एक 10वीं पास लड़का भी ना, जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है तो उसकी सोच जो होती है वो 35-40 साल के जो बंदा जो है ना उसकी तरह हो जाती है। राहुल गांधी एक ऐसा इंसान है, आज के टाइम पे अगले कुछ सालों में वो 60 साल को जाएंगे, लेकिन उनकी जो मानसिकता जो है ना वो कभी वो ग्रो नहीं करेगी, उनकी बुद्धिमत्ता कभी भी ग्रो नहीं करेगी। पढ़ाई ऐसी किस काम की है? आप ये देखो, पढ़ाई इतनी अच्छी उन्होंने इतने हाई लेवल पे कर रखी है कि ये क्या करते हैं? उसकी डिग्री सब फेक है। ऐसे तो मोदी जी की भी डिग्री है। अब मोदी जी की डिग्री की बात छोड़ो ना, आप लालू जहाँ लाबड़ी देर भी चीफ मिनिस्टर बन सकती है, और मोदी जी को जितनी नॉलेज है, आप मैम उसका कोई आपने मोदी जी को तो बोलते हुए ऑब्वियसली देखा होगा, इंडिया से बाहर यूएनओ में जाके कहीं लगता है आपको वो अनपढ़ गंवार आदमी बात कर रहा है? अमेरिका में इंग्लिश में बात हाँ, आप इंग्लिश छोड़ो ना, हिंदी बोलते हो। राहुल चाइनीज राहुल गांधी जी को पप्पू कहना गलत है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने, उनके परिवार ने इस देश के लिए बड़े बड़े काम किए, जैसे यहाँ घुसपैठ कराई, पत्थरबाजी कराई, गुंडागर्दी कराई, बॉम्ब ब्लास्ट कराई। ऐसे आदमी को पप्पू नहीं, इस देश का गद्दार कहना चाहिए। पप्पू नहीं, पप्पू गलत है कहना, वो इस देश का गद्दार है। और आज भी हमास जैसी धमकी देकर आया था अभी पीछे, जब इजराइल के सपोर्ट में प्रधानमंत्री जी ने भी किया था, तो उन्होंने हमास की धमकी दे करके बयान दिया था अपना, तो उस आदमी को गद्दारी कहा जाता है। और रही बात, जैसे आप राम मंदिर की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जैसे आप राम मंदिर की बात कर रहे थे कि इनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया, इन पापियों के अगर वहाँ पग पड़ गए तो वो हमारा मंदिर है वो अपवित्र हो जाएगा, इसलिए इनको निमंत्रण नहीं दिया गया। ऐसे पापियों को वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, ना निमंत्रण की तो जरूरत नहीं। बिल्कुल सहमत नहीं, आप गद्दार बोल रहे हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वीडियो घूम रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि फलस्तीन की जमीन जो है उनको मिलनी चाहिए, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी को भी आप गद्दार बोल रहे हैं? भाई साहब, मैं एक नहीं, मैं 50 गिनवाऊंगा, 50 जिसको मैं गद्दार कर रहा हूँ उसके 50 गिनवाऊंगा। आज भी 30 करोड़ रुपए एक मदरसा को दे दिया जाता है, यहाँ की एजुकेशन स्कूल को क्यों नहीं देता, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को क्यों नहीं देता, क्यों देता है मदरसे को? बोल लो यार, अपना देश में इतना कर्जा हो गया, पीछे से बोल लगे, लेकिन सामने आकर ही बोल लगे, तो उस आदमी को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या भी आज जातिवाद, जाति जनगणना करा रहे हैं, मुसलमानों में जाति नहीं होती, क्यों नहीं करवाई उनमें? उनकी अलग अलग जनगणना क्यों नहीं कराई? क्यों हिंदुओं की को अलग अलग? तो मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे आदमी को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? गद्दार है, गद्दार। मुसलमानों से दिक्कत है, मुसलमानों से दिक्कत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनमें क्या कौम नहीं होते, अलग अलग जाति नहीं होती क्या? उसमें नहीं होती, क्यों उनको क्यों नहीं बंटवारा किया गया? क्योंकि उनको एक जगह जोड़ के रखना है, हिंदुओं को अलग अलग बांटना है, ये इनकी राजनीति की चाल है और कुछ नहीं। नहीं, आपने बोला जैसे कि राम मंदिर में आज तक हिंदू मुस्लिम, सुनो एक मिनट सुनो, जैसे कि आज तक हिंदू मुस्लिम कराते हैं राम मंदिर पे, आज राम मंदिर बन चुका है, तो आज 9.5 साल में एक भी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ। इन गद्दारों ने हमेशा नफरत की दीवार खड़ी रखी हिंदू मुस्लिम के, और कुछ नहीं किया। बहुत हो गया तुम्हारा भैया। देखिए, अगर आप ये सब बातें करते हैं, पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश है, जिसने उसकी स्थापना कराई जिन्ना, उससे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं है। आपके आडवाणी जी उनके मज़ार पे जाके फूल चढ़ाएं, चादर चढ़ाएं,
जब आप पूरे किसान यूपी में किसान गन्ना के समर्थन मूल्य के लिए तड़प रहे थे, सुसाइड करे हैं बाराबंकी में, उस वक्त आप पाकिस्तान की धरती से शक्कर लाते हो। आप लोग क्या डुअल पॉलिसी अपनाते हो? मोदी जी की शिक्षा देखिए, मैं एक अकेला नहीं, मोदी जी की शिक्षा पे बहुत सारे सवाल हैं। देश की शिक्षा मिली हुई है मैम देखिए बात नहीं, मोदी की शिक्षा नहीं मिली। एक देखिए सर ने अभी एक बात बताया कि जिस समय सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे उस समय गन्ना शक्कर मंगाया जा रहा था। बायलैटरल ट्रेड कभी भी रुक नहीं सकता। ये बेसिकली आईटीओ की पॉलिसी है। आप यहाँ WTO की ये पॉलिसी है, पहली बात है। दूसरी बात, यहाँ पे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया नहीं है जहाँ पे बायलैटरल ट्रेड हो ही ना, बिल्कुल भी। यहाँ पे दुश्मनी वैसी नहीं है, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में कारोबार तब भी होता था जिस समय पार्टीशन हुआ था। लेट्स बी वेरी मच स्पेसिफिक, जिस समय कारगिल की युद्ध हुई थी उस समय भी यहाँ पे कुछ हद तक प्रोडक्ट्स आ रहे थे। बायलैटरल ट्रेड कभी भी दो कंट्रीज़ के बीच में नहीं रुकता जब तक कि उनके बीच में बहुत हद तक मतलब एक मनमुटाव ना हो जाए, पहली बात ये। तो सर मनमुटाव सिर्फ मतलब लोगों के बीच में रहना चाहिए, सरकारों के बीच में नहीं होना चाहिए। आप लोगों के बीच में तो मनमुटाव पैदा कर रहे हो। मतलब जैसे ये जो बातें कर रहे हैं उसकी बात को आप भी लीजिए ना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है बात, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कर रहा हूँ, सही बात सुनो। आप किसानों की बात कर रहे थे, जब यहाँ के किसान आंदोलन चल रहा था, उनको चाहे पता हो नहीं हो क्या बात हो रही है। आंदोलन चल रहा था, बात सुनिए एक सेकंड। जब किसान आंदोलन चल रहा था उसको फंडिंग कौन कर रहा था? उसका फंडिंग कौन कर रहा है? हरप्रीत टीचर कौन था? वो आतंकवाद जो कनाडा में बैठा हुआ यहाँ फंडिंग कर रहा, उनकी फंडिंग कौन ले रहा था? उनकी फंडिंग राहुल गांधी और केजरीवाल ले रहा था। सरकार के विरुद्ध कोई भी बात होगी तो आपकी बात ठीक आप ठीक है, आपकी बात सही है। देखिए अभी सपोर्ट करेगा वो आतंकवादी है। देखिए इनकी बात ठीक है। अभी सर ने एक बात बताया कि सरकार की जो भी मनमुटाव जो है क्या लोगों के बीच में क्यों होनी चाहिए? क्या पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में नहीं होनी चाहिए? पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में दो कंट्री, सर एक राहुल गांधी आतंकवादी बोल रहे हैं, ये तो राहुल गांधी। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच दो कंट्रीज के आतंकवादी, बाकी की तो बात दो कंट्री मुझे बोलते आतंकवादी, सारी दंगा भड़काने वाली बात करते हैं आप। ये तो आतंकवादी मुझे चुप तो कराओ भाई जरा चुप तो कराओ, जरा बोलने दो। आपने कहा है कि जब ये होते रिलेशन होते, मैं ये कहता हूँ कि मैच क्यों खेलते हो भाई? आप मैच भी तो खेल रहे हैं उनके साथ में। जब आपको पाकिस्तान से इतनी दिक्कत है तो मैच भी खेलना चाहिए ना। पैसे वाले लोगों के लिए रूल अलग है और आप अगर बात कर लें, ये नहीं है। मैं मानता हूँ हर दो कंट्रियों हर दो देश के बीच ट्रेड पॉसिबल है, होना चाहिए। लेकिन मेरी समस्या तब है जब आपके यहाँ का किसान गन्ने के लिए सुसाइड कर रहा है, आप समर्थन मूल्य नहीं दे पा रहे हैं। जिस गन्ने से शक्कर का उत्पादन पाकिस्तान में हो रहा है और आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई मेरा कहना है कि आप अपने किसानों के समर्थन मूल्य को जायज़ दे करके जब गन्ने के उत्पादन आपके यहाँ है तब करिए ना। मैं तेल के लिए आपत्ति नहीं करता, अगर किसी देश से आपको तेल की जरूरत है आप लीजिए तेल। बीजेपी जो चाह रही है, और दूसरी बात है जो जातीय जनगणना है, अगर बीजेपी सरकार में नहीं है, अगर बीजेपी की सरकार नहीं है तो वो जातीय जनगणना की वकालत करते हैं, जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं। अगर सरकार में है तो जातीय जनगणना को नहीं मानते। और सेम वे कांग्रेस है, कांग्रेस भी जब सत्ता में थी तो जातीय जनगणना नहीं करना चाहती थी। आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो जातीय जनगणना चाहती है। सेम वे बीजेपी का है। तो जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये तो हम डिसाइड करेंगे ना। ये चीज उन्होंने भी, मोदी जी ने भी कहा था कि जातीय जनगणना करवाएंगे हम आएंगे तो। इसमें क्या है? देखिए जातीय जनगणना कुछ इसमें गलत नहीं है। जो कुछ जिन लोगों को नहीं पता कि जातीय जनगणना सही है कि गलत, वो उसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं। जातीय जनगणना ज़रूरी है लेकिन वो विकास के लिए ज़रूरी है, वो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं रखती। पहली बात सर, एक मिनट, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हिंदुओं में अगर जातीय जनगणना हो रही है तो दूसरे जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनमें भी जातीय जनगणना होनी चाहिए, जो कि प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की। तीसरी बात ये, जातीय जनगणना बेसिकली क्यों, जातीय जनगणना कुछ गलत नहीं है। जातीय जनगणना से आपको एक पर्टिकुलर, मुसलमानों में जो आरक्षण थे पहले जिस हिसाब से ओबीसी में आज भी है और बहुत हद तक कम भी कर दिया गया है। और आपसे तो सबसे पहले कर्नाटक में किया गया ना, जो 4% मुस्लिम के लिए था वो खत्म करके कुछ मतलब जो वहाँ के लिंगायत समुदाय था, वो एसटी के लिए गए हैं, वो गए हैं जो 4% जो कम, जो सरकार आने के लिए जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, जातीय जनगणना एक मुद्दा उनका रहा है। सबसे जो प्रमुख मुद्दे रहे हैं उसमें से एक ये रहा है, हमेशा से रहा है। मैम देखिए जातीय जनगणना मैं बोल रहा हूँ गलत नहीं है।
ये गलत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हर एक कम्युनिटी के विकास के लिए आपको नंबर्स, आप देखिए सिंपल सी बात है, आप बेसिकली एक कंपनी का ग्रोथ कैसे होता तो है? ब्राह्मणों मतलब ब्राह्मण की जो आप कह रहे हैं जनरल कैटेगरी वालों को भी 10% आरक्षण मिल रहा है। हाँ, है वो ना? सुदामा कोटा बोल रहे हैं ना, जिसमें अगर 7 लाख से कम इनकम है साल। गलत है तो सबके लिए गलत होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, जातीय जनगणना गलत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये गलत है। जनरल कैटेगरी के लोग, चाहे वो हम हो आप हो, जो कहते थे आरक्षण गलत है, तो उनको भी नहीं लेना चाहिए। अभी तो मैम देखिए, इल्जाम लगा रहे थे कि वो जातीय जनगणना चाहते हैं, इसीलिए वो नफरत फैला रहे हैं। उनका तो नफरत फैलाने का यही मुद्दा था, यही बात ये कर रहे थे। लेकिन अब बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, अच्छी है। जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातीय जनगणना जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए नहीं होनी चाहिए। आप मेरी बात को समझिए। भाई इस देश में कितने चीते हैं, कितने शेर है, कितने क्या है। जब जानवरों की गिनती हो सकती है तो इंसानों की क्यों नहीं हो सकती? देखिए, जातीय जनगणना से ये होगा कि जो लोगों को जो बेनिफिट देना है उस हिसाब से, जाति के हिसाब से वो शेयरिंग होगा। अब आपको पता ही नहीं कौन किस जाति का है, आप रिजर्वेशन दिए चले जा रहे हैं। तो बोलने का मतलब है कि जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। केजरीवाल को लेके आप क्या? इनकी एक बात ये है कि ये जैसा कि इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कम्युनल नफरत फैला रहे हैं। अरे वो देश को जोड़ने निकले हैं। और अगर विकास इतना बड़ा मुद्दा है तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने जो बोलते हैं कि बहुत विकास किया, तो आओ विकास पे लड़ लो। आप तो मंदिर पे, पाकिस्तान पे, मस्जिद, इस पे लड़ना चाहते हो। इस सवाल का जवाब आपको ये देंगे। अच्छा, विकास नहीं हुआ है देश में अब लड़ो इलेक्शन तो लड़ते। अच्छा एक मिनट, मोदी अब तक जितना चुनाव लड़ा उसमें से 80% जीता है, नहीं जीता है? उसको वोट देने वाली जनता है या नहीं है? बिल्कुल। तो मतलब वो जनता की, जो जनता को पसंद है वही मुद्दा लेके चुनाव लड़ रहे हैं ना। जो जीते तो उनको जनता ने। कहाँ राहुल गांधी कहाँ जीत रहे हैं? सांसद है भैया, कहाँ जीते क्या? जहाँ राहुल गांधी, अच्छा वहाँ ईवीएम खराब नहीं है? राहुल गांधी को अमेठी से आउट कर दिया गया। जो वायनाड से तो जीते ना, केरला से तो जीते ना भाई। वायनाड से जीते नहीं है, केरला से जीते। वायनाड में उनकी भाषा कोई समझेगा? ये तो बड़ी बात है। हाँ, तो वही भाषा नहीं समझता है, वो भी जीत मिला हुआ है, वो भी जीत दे रहा है। मिला हुआ है कि मोदी जी की भाषा वायनाड में समझ आती है। तो मोदी जीतते भी तो नहीं है ना, मोदी जीतते भी तो नहीं है ना वायनाड में। साउथ ने तो बीजेपी को साफ कर दिया। साउथ में बीजेपी साफ हो गई। इनके सबसे मजबूत सीट कौन थी? राजस्थान थी, वो भी चली गई। उसके बाद छत्तीसगढ़ थी, वो भी चली गई। कहाँ एक टाइम पे 400 सीट आती थी, कहाँ 3 सीट पे ईवीएम में गड़बड़ी है। राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं कि भैया नहीं, राहुल गांधी क्या बोलते हैं कि मोदी जी अनपढ़ गवार है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और कांग्रेस की पूरी पार्टी बोलती है कि राहुल गांधी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े। तो भैया हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ने वाला ईवीएम हैक नहीं करवा पा रहा, एक अनपढ़ हैक करवा ले रहा, तो भैया राहुल गांधी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तुम्हारे बस की यहाँ की पॉलिटिक्स है नहीं। ये बोलते हैं, बोलने दो, ये बोलते हैं, अभी ये बोल रहे थे कि भैया भारत जोड़ो, भारत जोड़ने निकले थे, भारत को न्याय दिलाने निकले थे। भैया तोड़ा किसने था भारत? नेहरू ने तोड़ा था ना। सियाचिन, पीओके, बांग्लादेश किसने दिया? इंदिरा, नेहरू, ये सब इन्हीं की तो खुराक है। और उसके बाद किसने तोड़ा ये बता दो। पाकिस्तान किसने तोड़ा ये बता दो। बांग्लादेश किसने अलग किया? अरे इंदिरा जी के टाइम पे हुआ। ये नेहरू और जिन्ना जो थे ना, मानते हैं ना, उन्होंने तोड़ा था पाकिस्तान। प्रधानमंत्री जी सरदार पटेल को बहुत बड़ा लीडर मानते हैं। हाँ, ये भी मानते हैं, ये भी मानते हैं। और उन्होंने जब उन्होंने मतलब जब ये पार्टीशन के लिए जब कानून पास किया था पार्लियामेंट में, तो सबसे पहले उन्होंने साइन किए थे। और बाद में यार देखो ना, ये जो तर्क है ना, ये तर्क दिखाना नहीं है। ये जो मैं सच्चाई बोलता हूँ, ये तर्क दिखाओगे? नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। और आप मुझे ये वीडियो पे दिखाना, आप वीडियो पे दिखाना ना। चिल्ला आप रहे हो, मेरे से ज्यादा ऊंची आवाज आपकी है, मेरी नहीं है इतनी ऊंची। नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये बात खुद उनका बयान है बाद में सरदार पटेल का। अगर हम पाकिस्तान में नहीं आपको इन्होंने कहा कि दिखाओगे, तो आप भी ये कुछ बोलेंगे तो आप मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इसको ऐसे मीडिया पे बोल रहा हूँ जो सब लोगों के पास जाएगा। वो मेरी बात को बता देंगे, कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। मतलब नहीं, आप ये मतलब सुनो मैम, मतलब ये गलत सही बोले, ये झूठ ये फैलाए, बार झूठ बोलते हो, मैं ये फैलाए और साबित मीडिया वाले करें। बात जो है ना, उसके बाद हम लोग कुछ बता देना, सच
सच तो नाम हो जाता है भैया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े। तर्क दिखाना नहीं है, बोलना है कि मीडिया में बता रहे हैं बड़े लोग देखेंगे। अरे मीडिया वाले क्यों साबित करें? उसके ऊपर सबसे पहले साइन सरदार पटेल ने किए थे, जिसको पाकिस्तान का एक्सेप्ट किया गया था। और दूसरी बात है, ये बात उसके बाद बयान दिया गया था कि अगर वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते तो भारत और छोटे टुकड़ों में बट जाता। ये उनका बयान है, सरदार पटेल का बयान है। दिखा तो दो। पाकिस्तान बनाने का सबसे पहला प्रावधान जो आया था वो 1931 में आया था, मुस्लिम लीग के थ्रू आया था। मुस्लिम लीग में 1945 इलेक्शन हुए थे, 1945-46 में जो इलेक्शन हुए थे, मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी डिमांड थी कि पाकिस्तान बनेगा। मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी डिमांड थी और इस डिमांड को उन्होंने पूरा करना था। 30 की 30 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग ने जीती थी, जो सेंट्रल असेंबली की। अरे 30 सीटें थी यार, इनको प्लीज मेरे मतलब मैं 47 सीटें थी, 30 सीटें थी, 30 की 30 सीट मुस्लिम लीग ने जीती थी। अगर उन्हें 100% मैंडेट मिला था तो पाकिस्तान के भाषण सुन के बहुत मजा, आप सुन लो। ये देते हैं। मैंने अभी इन्होंने बोला कि पीछे फैक्ट्स बोलता हूँ, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ। अभी इन्होंने बोला कि पीछे की बात बहुत हो गई। बात कर रहा हूँ, ये देखो, ये डेमोक्रेसी खतरे में, 2 मिनट ये डेमोक्रेसी खतरे में, ये देखो डेमोक्रेसी खतरे में। अभी इन्होंने बोला कि पीछे की बात बहुत हो गई, आगे की बात करो। अब मैं आगे की बात कर रहा हूँ आपके लिए। 2035 में जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ बनेंगे ना, तब हमारा जो भारत होगा वो सबसे बड़ा मिलिट्री पावर होगा। वो अफगानिस्तान को जोड़ने की बात करेंगे, अखंड भारत की बात होगी। तब राहुल गांधी जी हमारे 70 साल के एक सोशल वर्कर बन के रह जाएंगे। तब वो 7वीं भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे श्रीलंका से लेके और अफगानिस्तान तक, क्योंकि भारत में उनका सफाया हो चुका होगा, यहाँ की जनता उनको नकार चुकी होगी। और जब तक राहुल गांधी जी कांग्रेस में है तब तक किसी माई का लाल या किसी का बाप नरेंद्र मोदी को अपने गद्दी से नहीं हटा सकता। आज आपको नहीं, जैसे कि इन्होंने अभी अखंड भारत की बात की, भैया जो भारत है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। अखंड भारत एक होगा तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेना पड़ेगा। इतनी परेशानी पहले ही है, पाकिस्तान वाले भी अपने साथ आ जाएंगे। मान रहे हो कि वही आ जाएंगे मान रहे हो वही लोग? अरे परेशानी है भाई हम भारत की बात करो ना, वही लोग आप मिलना चाहते हो तो पाकिस्तान को मिलना चाहते हो, आप चाहते हो क्या पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं? नहीं, ये अपने देश में पाकिस्तान अफगानिस्तान को बुलाने, आप माइनॉरिटी में चले जाओगे। हाँ तो पाकिस्तान से दिक्कत नहीं है। नहीं, अरे अपने देखो, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। कोई उंगली छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। कोई बेटा लायक होता है, कोई नालायक होता है, लेकिन है तो हमारा ही खून, है तो हमारी औलाद। कन्वर्ट तो हमसे ही हुए ना, तो भैया सबको मिलाना चाहते हैं। बिल्कुल मिलाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे भैया। और ये बात करें विकास, दुनिया भर की मंदिर से विकास नहीं हो रहा क्या? साउथ में सबसे ज्यादा मंदिर है। अभी आपके सपोर्ट में आ गए तो साउथ में सबसे ज्यादा मंदिर है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड भी साउथ ही है। जीडीपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता मंदिर में। मंदिर से विकास नहीं हो रहा, मंदिर से विकास नहीं हो रहा। जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। सुनो, ये जाहिल कहाँ से आ जाता है, भगवान जाने। ऐसे मत बोल रहे हैं मंदिर से विकास नहीं होता। ये इनकी जुबान है, इसी तरह से ये डराते हैं मैं सब। तर्क दे रहा हूँ ना मैम, उम्र का लिहाज। अरे मैं तर्क दे रहा हूँ ना। इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने बोला मंदिर से कोई विकास नहीं होता। 2 लाख करोड़ की टेम्पल इकोनॉमी है, इनको पता है कुछ? हमारे मंदिर के पैसे से नफरत फैलाने के लिए धर्म है पूरे, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं जो नफरत फैलाते हैं। ठीक है, लग जाए। ये कौन बोल रहा है? तुम बोल रहे हो। मैंने कब बोला? तुमने तो बोला भी धर्म नफरत फैलाता है। आप इनसे बात कर लीजिए या मेरे से, मतलब मैं कैसे आप बात करोगे ना? मैंने ये बात बोली है कि मतलब कम्युनिस्ट शासन लग जाए हर तरफ। अभी इन्होंने बोला मैं बोल रहा हूँ जिस तरह से भारत में डेमोक्रेसी चल रही है, डेमोक्रेसी पे खतरा है। अगर आप हेलो अगर हिटलर अगर ये कम्युनिस्ट की बात करते हैं, अगर ये कम्युनिस्ट की बात करते हैं तो हिटलर भी तो सच्चाई है। हिटलर भी तो सच्चाई है ना? क्यों आपको लग रहा है? मतलब मेरे को मार दिया जाता अगर मतलब क्यों खतरा क्यों क्या बात कर रहे हैं? बोलने दीजिए भाई साहब, क्यों लग रहा है खतरा? देखिए आप बोलने दे जरा, तेरा भी नंबर आप चलिए, हमने आज 2024 के मामले से लेके इतिहास को भी कुरे दिया है। अब जनता तय करेगी कि 2024 में क्या होगा। और मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि 2024 में राम मंदिर का जो निर्माण हुआ और जो पूजा अर्चना करने के लिए मोदी जी ने जो बयान दिए हैं कि आप अपने घर से भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, उसको लेके आप सबकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।